अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट, आज चेंज आ गई आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम अनवार उल हक के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जो है कामयाब होगी। अनवार उल हक बेसिकली तो नून लीग के सहारे बैठे हुए थे 2 साल से ज्यादा हुकूमत की। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर 36 वोटों के साथ नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। ये हाउस है 53 में MLAs का। पीपीपी के 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 12 अरकान थे और तरीके इंसाफ के 32 अरकान जो है वो मुंतखब हुए थे। ये ब्रेकअप मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से मेरे ख्याल में 8 या 9 जो थे वो नून लीग के इलेक्ट हुए थे। ये जबकि इससे पहले वाले इलेक्शन में नून लीग के 33 थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आजाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है और क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो की जमात है। इसके अलावा हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की एक अदालत ने इंसानी हकूक की पामाली पर सजाए मौत की सजा सुनाई है। 3 मुकदमात थे उनके ऊपर और इसके साथ ही बांग्लादेश के जो हुकाम है उन्होंने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। ये वही शेख हसीना वाजिद है जिन्होंने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट और मीशत को बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचाया था और दुनिया के खास तौर पर गारमेंट्स में दुनिया के सारे बड़े ब्रांड जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट जो है बांग्लादेश से बनवाते थे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी कम क्यों नहीं हो सकती और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी क्यों नहीं हो पा रही। आज वजीर खजाना औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान IMF की हदायत पर चल रहा है और पाकिस्तान सैलाब और गुर्बत का शिकार मुल्क है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा जी एशियन डेवलपमेंट बैंक $2 अरब का हमारा कर्जा जो है वो मंजूर करने जा रहा है। ये उन्होंने एक ब्रेकिंग दी है, अभी मंजूर किया नहीं है। पाकिस्तान में सरमायाकारी रुकने की वजूहात क्या है। बेसिकली तो इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है हमें बैरूनी सरमायाकारी का इंतजार भी है और जरूरत भी है। पाकिस्तान आलमी ताकतों के टकराव में कहां खड़ा है। 27वीं आईनी तरमीम की इमारत मैंडेट की चोरी पर खड़ी है। झूठ और चोरी पर खड़ी इमारत जल्द गिर जाया करती है। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। ये सेनेटर अली जफर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका कहना है। और इसके अलावा ये डिस्कस करेंगे, अगर टाइम की तंगी हमारे आड़े ना आई, कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अवाम के असूल इंसाफ पर क्या असर या फर्क पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। इकबाल शाह साहब, वेलकम टू द शो जी। राजा आसाम कियानी है, इज फ्रॉम PMLN। कियानी साहब वेलकम टू द शो। और आरिफ भट्ट साहब है, एनालिस्ट है, वेलकम टू द शो जी। सकलैन इमाम साहब, वेलकम टू द शो। सकलैन इमाम साहब लंदन से हमारे साथ हैं, सीनियर साफी हैं, किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले सकलैन इमाम साहब आपका इसके जवाब ले लूं कि ये जो आज हुआ है आजाद कश्मीर में, आप ये भी माइंड में रखिएगा कि बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है आजाद कश्मीर की और वहां पे जिस किस्म की हुकूमतें हर दौर में बनती हैं, आज जो गवर्नमेंट बनी है ये मुमताज राठौर साहब के बेटे, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब 1990 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को डिसॉल्व किया गया था 58(2)B के तहत, तो इन्होंने वहां बुलाकर इनको, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया था। तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये जो आजाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत है, आप इसको क्या कहेंगे, अवाम की मुंतखब हुकूमत है जी? काशिफ साहब, आपने बात किया, तो मैं कुछ देर तक सोचता है आजाद कश्मीर कौन सा। पहले तो हम इंडिया के जो मेरे ख्याल में आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टार्शन है। प्रोड्यूसर साहब आपको रिकनेक्ट करते हैं, मैं उतनी देर तक इकबाल शाह साहब का टेक लेता हूँ। जी इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। असल में तो
पाकिस्तान में जो इस वक्त लीडरशिप है उसको आप कौमी रहनुमा अगर कहें तो बड़ी ज्यादती इसलिए होगी कि रहनुमा जो होते हैं वो बाकायदा तौर पर जो माहौल है उस पर सोचते हैं, नेक्स्ट सोचते हैं, अगले सालों का सोचते हैं। इंडिया तो यही कहता है कि जब इंडिया अपने मकबूजा कश्मीर में किसी कठपुतली वजीर आला को बनाता है तो हम उसको ताना देते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया आप भी शोर मचाते हैं कि वहाँ कठपुतली वजीर आला है। तो यहाँ का सेटअप एज ए वजीर आजम है, और इंडिपेंडेंस उसको आप जब तक यूनाइटेड नेशन की वो करारदादों के मुताबिक रायशुमार नहीं होती है उसकी अलग एक हैसियत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको भी मद्देनजर रखिएगा कि 53 का हाउस है एमएलएज का, जिसमें दो ये वही एमएलएज हैं जो 2021 में इलेक्शंस के नतीजे में एमएलएज बने थे, हुकूमत बनी थी। तो उस वक्त जो था तरीके इंसाफ के जो है 32 एमएलए थे और पीपीपी के 12 थे ओरिजिनली, और 8 के 9 थे पीएमएलएन के। नहीं, वो तो सिचुएशन आपने देखी कि जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत या नो कॉन्फिडेंस थी या जो भी आप कह रहे हैं उसको हटाया गया, तो उस वक्त 3 थे जीबी बे मुस्लिम लीग नून के और तकरीबन 2 या 3 थे पीपल पार्टी के। हुकूमत उस वक्त भी उन्होंने बना ली थी। तो ना फिर वहां पे पाकिस्तान में कैसी हुकूमत नहीं बनी है आपको याद नहीं आ रहा कि अगर उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बात से इक़्तिदार है उस पर क्वेश्चन तो है ना कि भाई ये उस किस्म की अवामी नुमाइंदगी नहीं है। इस पर अभी तक तो आप रिट पिटीशन दायर है। दूसरा रहेगा कि आजाद कश्मीर की हैसियत जो है सर, आप देखिए आपने कहा कि वो अवामी नुमाइंदगी है कि नहीं है। आपने पिछले दिनों नेशनल एक्शन कमेटी ने जब हड़ताल की थी तो उनसे जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ना तो वजीर आज़म था ना ये जो वजीर थे, यानी अंदाजा कर ले नवाज भी नहीं था, यानी मैटर नहीं कर रहे थे, जिसको आप कह सकते हैं कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की थी आजाद कश्मीर में। लेकिन नेशनल एक्शन कमेटी जो थी वो उन्होंने लीडरलेस तहरीक जब चलाई तो एक उर्दू बाजार का एक जो रहनुमा था उसने मुज़ाकरात किए और फिर 28 उन्होंने शरायत रखी, मनवाई। नहीं, वो मानी कहाँ गई? 12 जो एमएलए थे वो लिख तो दिया, तो उसपे अभी वार है ना। बस तो यह है कि उनके कहने का मकसद यह है कि पहले जो वफाकी हुकूमत भी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी कहते कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, फिर उनसे बात करनी पड़ी। इसका मतलब यह कि अवामी जो नुमाइंदगी होती है वो होती है इलेक्टेबल, और आप कह सकते कि जो हक हुक्मरानी है जब वो बंदे इलेक्ट होके आते हैं तो उनके ग्रास रूट्स होते हैं। इस वक्त जो भी एमएनएस हैं इनमें अक्सर वज़रा है जो अभी नवाब वाकी काबीना में ये साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें जो वज़रा थे वो तो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, उनका वहां से कोई लेना देने नहीं है। इसलिए वहां जो इन लोगों को बिल्कुल उन लोगों ने रिजेक्ट करके अपने हाथ में कमान ली। फिर आपने देखा कि कमरुज़्ज़मान कारा इस किस्म के सारे लोग वहां गए और वहां जाके फिर उनसे मुज़ाकरात किए, फिर हड़ताल खत्म हुई। कहने का मकसद ये कि अगर अवामी ताईद से बनने वाली कोई हुकूमत हो तो वो फिर अवाम की मसाइल को खुद जो है उनकी पल्स उनके अपने हाथ में होती है, नर्व्स होती हैं, तो वो मुज़ाकरात करते हैं। राइट। इस वक्त मुझे फैसल मुमताज है जी फैसल मुमताज वाला भी वज़ीर आज़म था, आपको पता है क्या? अब इस सूरत आ रही है कि वो तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म उनका मैं नाम आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा फारूक हैदर, वो भी मुस्लिम लीग नून का उसने कहा जी वो पिछले दिनों तो ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पार्टी के खिलाफ ही। वो आज उन्होंने कहा जी मेरा तो जबर से निकाह कराया गया है पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने। इस हुकूमत का कतन कोई फायदा ना किसी को पहुंचने वाला है, सिवाय इसके कि इंडिया जो है जब थोड़ी होश खो देते हैं, ऐसे बयान देते हैं, इंडिया प्रोपोगंडा करेगा। और ये हुकूमत जो 6 महीने की हुकूमत है इसका कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आता। 8 माह कीजिए, इलेक्शन कमिश्नर का तैनाती होनी है वहां पे भी हो जाए, लेकिन पता है कश्मीर और हमारा बड़ा फर्क है। आप अच्छा, आप मुझे फाइनल टेक दीजिए, आगे चलें। ये चूजन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नो, ये भी दे दीजिए, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो की जमात है आपकी जो पीपल्स पार्टी? इस पर यही है कि वैसे तो तुम्हारे आबा मगर तुम क्या हो। वजह यह कि ये पीपल पार्टी जो है ये कंप्रोमाइज है, बल्कि अगर इससे बात को आगे तरह चलाया जाए तो जो इस वक्त बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हैं, या जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे हैं, जब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे तो फिर जो कौम तो देख रही है कोई इखलाक या कोई एथिक्स होते हैं, पार्टियां इक़्तिदार से हट में जाती हैं, इक़्तिदार उनको नहीं भी मिलता, मिल गया, वो रेमेडी मिल गई उनको। कोई रेमेडी नहीं है वो, इसलिए मैं बताता हूँ कोई रेमेडी नहीं है। इसलिए कि आप देखेंगे जब इस तरह का मौका आएगा तो ये चीजें फिर आपको पता है इस तरह जो
जो बिल्कुल ही गैर आईनी चीजें हैं, जो इस्लाम में भी नहीं है, किसी दूसरे सिविलाइज मुल्कों में भी नहीं है। इस तरह की जो उनको मिली है, यदि आप कह सकते हैं कि नॉमिनिटी कह सकते हैं, तो फॉरएवर टिल डेथ, इस तरह का तो मजाक है इस्लामी आइन और कानून के साथ भी और पाकिस्तान की साबका आइनों के साथ भी। वरना सदर मुशर्रफ को कौन रोक सकता था, वो भी ले लेता। राजा अहसान कयानी साहब, आपका टेक इसके ऊपर, जो गवर्नमेंट बनी है आज, तो क्या हम फिर ऐसी जमहूरियत की बातें करते हैं, चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं? क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वहां पे मैंडेट तो तहरीक इंसाफ को मिला था 2021 के इलेक्शन, ये वही असेंबली चल रही है ना जिसकी कंटिन्यूटी है। जाहिर है उनकी भी खामियां थी, तो आज पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर अपना टैग लगा दिया। 36 लोग उनके साथ भी हैं जी, ओरिजिनली इनकी 12 सीटें थी। थैंक यू काशी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। जैसे शाह साहब ने पूरा जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है, अब उसको रिपीट करना जो है वो एक वक्त का ज़िया है। बट ये एक रिप्रेजेंटेशन जो सी है स्पेसिफिकली कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं। और व्हाट आई बिलीव, कहा तो जाएगा कि जी जमहूरियत का हुस्न है, बट जब डिलीवर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेटबैक भी आता है। जब वो सारे MNAs MPAs वहीं पे बैठे होंगे और डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो जो वहाँ की मैसेज हैं वो डेफिनेटली इसको कैंसिल आउट भी कर सकती हैं। तो ये हर जगह पे हर जगह ये चीज होती है। दिस इज पार्ट ऑफ अवामी मैंडेट को बुलडोज किया जाता है। सर अवामी मैंडेट को बुलडोज हर डिक्टेटरशिप में किया गया है जो पास्ट में होते रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि एक दो पार्टीज का फेडरेशन के अंदर भी हमारा कोalition साथ चल रहा है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को हमें अकोमोडेट करना होता है। अच्छा, इसमें ये इल्जाम भी लगता है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर, तो उसके लिए भी ये जो है, अदरवाइज तो बड़ा इजी था कि असेंबली को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाते। सर एक्चुअली आई विल रिपीट माय प्रीवियस आर्गुमेंट दैट Pakistan People's Party and PML and we are sitting in the federation collectively and we both have this knowledge के किस तरह से लेके चलना है and we are trying to accommodate each other। राय साहब, आपको पता है कि वहां की जो एक्शन कमेटी है बड़ी मुतहर्रक है, उन्होंने अपनी शराइत 2 दफा मनवाई है 1 साल में। सर ठीक है ना जी, और उनके साथ मासिस भी हैं। आप समझते हैं कि इस किस्म की जो बात है, ये जाहिर है कि वही नजर आ रहा है कि ये मिली भगत है 2 पार्टीज की। ये मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट इजीली इनको कर लेंगे वो जी? सर डेफिनेटली अभी तो विल सी कि हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। ये विद इन नेक्स्ट मंथ में आपको ये पता चलेगा, बट आई बिलीव वहां की बेहतरी ही होगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा उनका कनेक्ट दें। शिकलान इमाम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी जी? बिल्कुल, जरा बोलिएगा ये कश्मीर में जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर, और ये साथ में जरा इसको मुख्तसर करके ये भी बता दीजिए कि चूजन रिप्रेजेंटेशन और फिर क्या ये पीपल्स पार्टी वही है जिसके लिए मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जेलें काटी? भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए गर्दन लंबी करवाई। आल्दो के जब मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गई कि इस डिबेकल ऑफ ढाका में भुट्टो साहब का याहिया के साथ बहुत बड़ा रोल था। आपका टेक प्लीज। देखिए, मैं ईस्ट पाकिस्तान के मसले पे नहीं बात करूंगा, बिल्कुल एक दूसरा मौजू है और उस पर मेरा एक अपना बिल्कुल ओपिनियन मौजूद है। मैंने इस पर रिसर्च की हुई है, लेकिन ये मौका नहीं है कि मैं उस पर तफसील में जाऊं। लेकिन मैं जुर्रत करूंगा कि आपसे इख्तलाफ करूं कि भुट्टो का कोई ऐसा रोल था कि जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान जो टूट कर बांग्लादेश बना। भुट्टो का वही रोल था जो एक कमजोर सियासतदान का पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने होता है कि उसने सर्वाइव भी करना था। आपने कान घुमा के पकड़ लिया, आपने कान इधर से करके ले जाके पकड़ लिया। चले आगे चले। नहीं, मैंने ग्राउंड रियलिटीज कही हैं जो आज नहीं है, पहले क्योंकि उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे। मैं उधर भी जाना नहीं चाह रहा क्योंकि उसमें कुदरत का भी नहीं सिकरान इमाम साहब, सियासतदानों के तो आज भी वही मसाइल है जो आप जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, या भी ये अर्ज कर रहा हूँ सेल्फ इम्पोज। उस पर बात को फिर मैं एक अर्ज कर दूं, वो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने में वो इसलिए नहीं बना कि फौज कंट्रोल नहीं कर सकती थी, फौज कंट्रोल कर सकती थी।
लेकिन कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती जो मेरे, आपके, फौज के किसी के हाथ में नहीं होती। राइट। वो उतना कुदरती आफात। अगर अगर वो साइक्लोन भोला ना आता और उसके पैसे मगरबी पाकिस्तान ना खाता, यहाँ के हुक्मरान ना खाते, ये बिल्कुल सही फरमाया, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, ये नहीं, ये मैं उस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा कि वो उसके लिए पूरा प्रोग्राम फिर आपको करना है। वो पूरा प्रोग्राम नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे, फिर वो पीछे जाना पड़ेगा। वो फिर उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज की बात आएगी, फिर ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पे फायरिंग की बात आएगी। बिल्कुल सही आपने कहा। चले आगे चलते सही कहा। इसलिए हमें आखिरी एक दो लोगों को नाम लेकर नहीं इल्जाम लगा देना चाहिए। उसमें कई फैक्टर्स हैं, उसको मैं छोड़ता हूँ अभी। अब आज के हालात में, आज हालात ये है कि आखिरी डॉक्यूमेंट जो बेनजीर भुट्टो ने छोड़ा था पीपल्स पार्टी की एक कहले के रोड मैप के लिए या एक नजरियाती सफर के लिए, वो था मिसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जी, तो मिसाक जमहूरियत में तो पूरा असल कहते हैं पूरा डॉक्यूमेंट जो बना था, उसका वाहिद मकसद था कि फौज की जो सुप्रीमेसी और मुदाखलत है सियासत में और जमहूरियत को खराब करने में, उसको रोक देगा। बाकी इसमें छोटी मोटी चीजें थी। तो अब आप देख लीजिए कि अब जो पीपल्स पार्टी का हाल है, क्या उसने फौज कहीं भी उसके किरदार को कम करने की कोशिश की है या बहुत बढ़ा दिया है? तो मेरी नजर में पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ किया है, उसमें एक तरफ ना जो अदलिया की बेखुदी की है, तबाह किया, अदलिया को बेड़ा तक कर दिया है, उससे बढ़ के जो खतरनाक काम किया है, मैं समझता हूं ये नाकाबिल माफी जुर्म है कि उन्होंने आर्टिकल 240 के जरिए जो फौज की सुप्रीमेसी आईनी तौर पे जो मुसल्लत कर दी पाकिस्तान के ऊपर। अब आपके पास सिर्फ यही फैसला है कि फौज का मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर आईनी तरीकों से आप पर मुसल्लत हो के। तो ये पीपल्स पार्टी वो नहीं है जो बेनजीर ने सोची थी या कभी महसूस भी की थी। नहीं, आपके पास जब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, डिजोरे हुक्मरान तो आपको पता है कोई और है, तो फिर जरूरत क्या है उनको मार्शल लॉ लगाने की? जी जी राइट। बट साहब, आपका टेक, ये बड़ा सेंसिटिव हमारा हिस्सा है, बल्कि अगर हम इसे इंटरनेशनल लॉज में अगर हिस्सा ना कहें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर क्लेम करते हैं जम्मू कश्मीर को तो वो हमारी तरफ आते हैं, वैसे भी आजाद कश्मीर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। आपका टेक इसके ऊपर जी? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है एक कोलिशन पार्टनर है यहाँ पर। तो अब इसकी मुझसे ज्यादा बरीनी आप समझते हैं, मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं आपको कि 27 अगस्त से जो गुज़श्ता 2 माह गुजर चुके हैं, एक एनएफसी के ऊपर मीटिंग होनी थी जो फाइनली 18 नवंबर को होनी थी, वो भी पोस्टपोन होगी। कल होनी थी यानी कि पोस्टपोन होगी। अब यह है कि जो फातीन जमहूरियत है ना, अब उनका जो खेल है, जो फातीन जमहूरियत जो आकर ये बढ़के लगाते थे कि 18 अमेंडमेंट्स के ऊपर कोई शब्द खून मारेगा तो हम देख लेंगे। अब खुद ही बवाल करने वाले कौम को क्या चाहिए? तो इजलास कैंसिल किया है, और इजलास कैंसिल तरमीम में भी अभी तो नहीं चढ़ा है। देखिए, 17 अमेंडमेंट को आप देखेंगे तो वो आर्टिकल 6 को आप जरूर देखिएगा, जहां पर उन्होंने ये बैरियर लगाया था कि कोई भी अब डिक्टेटर आके मार्शल नहीं लगा सकता। तो मार्शल कहां लगा? बट सब तो ये देखिए, अभी उन्होंने फरमाया कि जो आइन में मिलिट्री सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेना, देखिए ये माहिरीन की राय है, मैं तो एक स्टूडेंट हूं। अच्छा, मैं एक्चुअली आप स्टूडेंट है ना जी? आपको याद होगा कि 1996 की जब गवर्नमेंट बनी थी, जनरल जंगीर करामत वाज आर्मी चीफ, उन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल में आर्मी के रोल के बारे में बात की थी। तो नेक्स्ट डे रेजिग्नेशन मियां साहब ने उनका ले लिया था। तो आज मियां साहब अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप देखिए, मियां साहब बजाते खुद 2B की हम बात करते हैं, जो 7 अमेंडमेंट के जरिए जब आए थे, तो मियां साहब भी तो 13 अमेंडमेंट के जरिए उसको डिस्पोज करने वाले, खत्म करने वाले हैं। वो जो उनका 96 में जब खिलाफ आया था, तो जो ज़ियाउल हक साहब के करामात से जो उनको उनकी गोद में फर्ज करें जो इक़्तिदार का पौधा पनपना था, उन्होंने तो फिर वहां पर आके 1996 में 13वीं तरमीम के जरिए तो उसे
निकाला था 58(2)B को, वो बाद में चले मुशर्रफ साहब के आगे, लेकिन चले वो टॉपिक नहीं है। एक उसमें से आप स्किप करके 1997 कि जब वो जब सजाद अली शाह साहब ने 58(2)B बहाल भी की थी। नहीं वो पहले हुई थी जी नहीं वो ये जब दो आया चार था, दिन के लिए उसके बाद ये मुशर्रफ साहब का coup आया था 99 में। वो तो चलो ये 90 टॉपिक नहीं है। राइट। असल में ये चीज ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस निजाम से यहां पर बसने वाले इंसानों को कोई लेना देना नहीं, इस जमहूरियत का, इस दस्तूर का, इस अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपको किसने कहा जमहूरियत? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये तो हमारा हाइब्रिड निजाम है। तो ठीक कहते हैं ना, वो ये शराफिया का हाइब्रिड निजाम ही है ना, जिसके जरिए सिर्फ गुलामों को संगल डाल के रखना है उन्होंने। मसला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये मराद उनको इस सिस्टम ने नवाजना था। ये जमहूरियत का हुस्न है कि उन्होंने वो जो फातीन, जो मैंने पहले बताया आपको, जमहूरियत थे जो 18 अमेंडमेंट्स के शब्द खून बांधने के ऊपर खड़े होते थे, अब उन्होंने 27 अमेंडमेंट के जरिए जो किया है तो उनको कुछ नवाजना तो था। अब रोला क्या है कि मुआशी साइकिल नहीं चल पा रही। मुआशी साइकिल जो है सबसे आगे बात करते हैं हम जी। वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये है वो इनसे नहीं चल पा रही। तो मुझे ये बता दीजिए कि हमने देख लिया कि पंजाब जो नून लीग का गढ़ था उससे तो उनका वोटर वैनिश हो गया हुआ है, उनका वोट बैंक तो आपको पता ही क्या है। अब ये पीपल्स पार्टी जो अपने कैब के अंदर बड़े फीचर लगाती थी 18th अमेंडमेंट का और बड़ा प्रचार, रोटी का बड़ा मकान, आज ये कहां पे खड़े हैं? ये तो प्रोवाइडेड कि अगर कभी फेयर इलेक्शन हो तो ये वासराय सिस्टम दोबारा आने वाला है। अच्छा, और इसको सपोर्ट देने वाले यही शराफिया हैं जो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात है। लेकिन आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कभी बेचारे कहीं गए होते हैं, कभी कहीं, और वो तो घर बैठते ही नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं ना जी। तो फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा जालिम है ना वो अल्लाह देता है, जो कि कसूर में रहता है, जिसके बच्चे के पाँव में ना जूती है ना तन पे कपड़ा है, नहीं तो वो जालिम भूल जाता है। और उससे भी बड़ा मुजरिम जो है वो जुल्फकार अली सेट्टो है, जो इसको सखर के किसी वीराने में अपने रिजक के लिए अपने बच्चों को मिट्टी खिला रहा है। तो जालिम तो फिर वही है ना, तो कह दिया ये तो इनोसेंट है, जितने भी सियासतदान है ये भी इनोसेंट है। देखिए ये तो इनोसेंट है ना, जालिम तो फिर यहाँ का वो मजदूर है। नहीं, वो जालिम इसलिए कि अपनी फैमिली के लिए जालिम है, उसने क्यों नहीं पैसे बनाए? तो ये बात सही कहते हैं आप। राइट। शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दे दीजिए इंसानी कोर्ट की बवाली पर, बादशाह साहब, और भारत से उन्होंने हवालगी का मुतालबा भी कर दिया है। ये वही हसीना वाजिद है, ये पर कैपिटा जो उन्होंने जो इनकम थी बांग्लादेश के रिहायशियों की, उनके बाशिंदों की, ये तकरीबन $3000 तक ले गए थे वो। आपको भी पता है कि कभी बांग्लादेश की क्या हालत होती थी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, और स्पेशली हमने देखा, आपने भी देखा, हम यूरोप में भी जाएं, कहीं जाएं, तो दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड, में नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अपना प्रोडक्ट जो है इसमें जो है कपड़े वपड़े जो हैं, क्लॉथिंग, ये इनसे बनवाते थे। लेकिन ये आज उन्होंने इंसानी हकूक की पामाली पर, साथ उनकी अदालत ने कहा कि इंटरनेशनल जो अदालत है, क्या कहते हैं जी उसको, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा जी हमारा फैसला बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। आप बताइए ये क्या हो रहा है? एक तो मुझे सीना वाजिद के पास असल में इस किस्म के मशवरा देने वाले बहुत बड़े हाई दिमाग नहीं थे, जो हमारे इस वक्त खासतौर पर हमारे साथ जो बैठे हुए हैं दोस्त वकील पाकिस्तान में वकला जो इस वक्त की मोशगाफियां निकाल के अमेंडमेंट करवाने के लिए हुक्मरानों को चीजें दे रहे हैं, मेरा ख्याल है सीना वाजिद यहाँ से भी मार खा गई। इलेक्शन उसने भी अवाम का मैंडेट चुराया था, नहीं मार खा गई ना। जितनी ताकत उसके पास थी, जितना वो आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स के वो खिलाफ थी, वो अब आराम से अमेंडमेंट करा सकती थी। कि बंगा बंधु की बेटी भी थी, वो करवा सकती थी अमेंडमेंट के, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, जैसा जियाउल हक ने अपने लिए एक लफ्ज दिखाया था। इसलिए मैं समझता हूँ उसको नालायक समझता हूँ कि उसने अपनी दौरे हुकूमत में ये अमेंडमेंट नहीं करवाई कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये उसे गलती है। बाकी आपने मुआशी तरीके की बात की और अभी आपने गरमाई है कि वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, उनका कैपिटल ज्यादा था, उनका फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा था, उसका टका ज्यादा था, उसका हमारा रुपया कम था, अभी भी कम है। सारी चीजें पाकिस्तान के मुमासिल रखती हैं। जब पाकिस्तानी कहते हैं फिर आप मानते नहीं है। ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज आसमानों को छू रहा है, जहां ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहां काशिफ बशीर का ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनकी वायलेशन होती है, मुखालफों को चुन चुन के मारा जाता है। तो ये बांग्लादेश में ये हुआ है। वजह यह है कि उसकी कितनी भी तरक्की हो जाए,
सिर्फ ये कि वन मैन शो था, उसके साथ जो पुलिस या जो भी उनके साथ एजेंसीज मिली हुई थी वो अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं लेकिन इकबाल शाह साहब, हुक्मरान जहां भी दुनिया भर में ऐसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी और लोग तो मिले होते हैं उनके साथ। पूरी दुनिया की मिसाल मत दिया करें। वजह यह कि 2-4 मुल्क आपके अच्छे चढ़े हुए हैं तो वही है जो अफ्रीका वाले हैं, हम हैं, या 2-4 और मुल्क लगा ले, पूरे मुल्क 190 मुल्कों में बेगर ह्यूमन राइट्स हैं। आप अगर 60 साल से ज्यादा तो किसी काफिरों के मुल्क में जाके साहब, मेरी कल ढाका में बात हुई थी, मतलब बड़ी अच्छी वहां की एक खातून है, उन्होंने कहा जी हमारे हालात अब ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल आप नहीं समझते कि कुछ साजिश भी है कि इतना ऊंचा इकोनॉमी इतनी ऊपर लेके गए और उसके बाद जैसे हमने देखा कि दूसरे मुल्कों में हुआ है, मुस्लिम ममालिक में खास तौर पे, तो आप अफ्रीका की कंट्रीज में देख लीजिए ना सारे, तो ये इसमें कितना तो जहां भी इनस्टेबिलिटी होगी वो मुल्क नीचे जाएगा। अगर ऐसा ही आपकी बात मान ली जाए कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश थी तो फिर जाहिर है साजिश अच्छा, इसमें क्योंकि अवाम के मसाइल हल नहीं करते, अवाम के साथ नहीं रहते और उनको ऐसा फिर आप भूल जाए। यानी साहब कैसे देखते हैं इंसानी हकूक की पामाली पर उन्होंने सजाए मौत की सजा दी है, उनकी पार्टी पे तो पाबंदी है और उन्होंने इंडिया से मुतालबा किया कि हमारे हवाले कर दें, लेकिन एक क्रेडिट जाता है हसीना वाजिद को कि इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गई, वो एक्सपोर्ट्स को बहुत ऊपर ले गई, तो जाहिर है कि अवाम की महरूमियों को दूर किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है यही उनका कसूर था। लेकिन 20 इयर्स उन्होंने रूल किया है और वो कंसेक्यूटिव नहीं था, बट जो अच्छा काम करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो फिर उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप रोल देखते हैं जेनजी जो हमारे खित्ते में खास तौर के ऊपर, और स्पेशली जो रोल है पिछले मेरे ख्याल में 200-300 साल से बंगालियों का एज ए रेजिलियंट कौम जो है वो, उनका रोल भी तो उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा ना जी। सर देखें, हमारी जो न्यू पौध है वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेट है और वो इतना ज्यादा सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर और टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर चलती है ज्यादा, जो उनको जिस तरह चला दे। और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज हुई हैं कि वो हमारी जो जेन जी थी। अच्छा, आप ये कम जुर्म समझते हैं? कोई 20 साल से पुरान थी क्या आप अमेरिका यूरोप में समझ सकते हैं कि 2 और 4 साल के अलावा बंदा रह सकता है? यहाँ तो अगर लेट हिम डाई ऑन द चेयर, 20 साल है तो किसी और भी चांस देना चाहिए था ना सर। वो ठीक ही कह रहे हैं सर, किसी को और भी चांस देना चाहिए सर। चांस देना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी तभी आती है जब कुछ कंटिन्यूटी, कुछ इकोनॉमिक जो हमारी स्टेबिलिटी रहे, तो ही जाके वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह मतलब जाहिर है कि उन्होंने भी मैंडेट चोरी किया था सर देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम जो भी नई पार्टी आती है वो पिछली तमाम चीजों को रोल ओवर करके न्यू अपने जो से ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आज तक जो डैम है वो उस तरह से ना बन सके। वो लाइफ टाइम पॉलिसीज बनती नहीं है ना जी। सर ये चीज अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखें तो वो अपने इकोनॉमिक जितने भी इस तरह के प्लान्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं टच करती, और वो अपनी पॉलिटिक्स जरूर करती हैं। आप नहीं समझते कि ये जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, नेपाल में, बर्मा में भी हुआ, श्रीलंका और फिर जनाब ये इसका इम्पैक्ट कोई हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा? हमारे जवान तो नहीं जाग जाएंगे कहीं? क्योंकि हालात तो इधर बांग्लादेश से ज्यादा है लोगों की माशी जो हालत है। सर देखें, ग्राउंड हम हमारी अभी आवाम बड़ी जागी हुई है। रिसेंट इंडिया के साथ जो हमारा इम्पैक्ट हुआ है वो जज्बाती कौम है ना, उसके बाद से हम बड़े जागे हुए हैं और अभी तक ये मामला जो है इंडिया के साथ हमारा मामला अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है। वो अभी तक 6-0 से 7-0 हो गया। शाम कियानी साहब ऊंची ऊंची बातों से पेट भरते नहीं है। अवाम को ये सियासतदान कब तक उनको लारा लप्पा लगाएंगे? नहीं सर, कोई नारे लगाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज आर टफ। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज आर टफ, देयर इज नो डाउट इन इट। हम अभी सैलाब से बहुत मुतासर हुए। वो भी आगे बात करते हैं, हमारे वजीर खजाना ने कहा सर। पर साहब क्विकली जरा टॉपिक 2-3 है, जरा मैंने वो ये बता दीजिए बांग्लादेश में ये जो सजाए मौत और स्पेशली इंसानी हकूक की पामाली पर, क्या हमारे हुक्मरान तो नहीं डर रहे इस बात से? नहीं, असल में मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो है उनकी अवाम को मैं सलाम करना चाहता हूँ। ये उनका एक जज्बा गैरत है। वो तो मराठों के भी खिलाफ लड़े, वो तो अंग्रेज के खिलाफ भी लड़े, फिर हमारी तरफ से ज्यादती हुई, हमारे खिलाफ भी खड़े हो गए। एक्चुअली है क्या, मैं एक बात आपके साथ रेजिलिएंट कौम है ना, दर्द के साथ बयान करना चाहता हूँ
जो हमारे हुक्मरान यहाँ पर अपनी अवाम का इस्तेसाल करते हैं ना, बैन अवी सतह पर जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के ऐसे ही इस्तेसाल। देखें, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था? इंडिया, हिंदुस्तान। जब मुक्ति बानी लेकर आया वो, क्या कुछ मुझे बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको जो बैठी थी, यूएनओ, उन्होंने इसका नोटिस लिया? नहीं, सीएए का रोल था जी उसमें, बल्कि शाह ईरान जो था तो फिर हेडक्वार्टर तेहरान में था सीएए का। तो ये बात अगर हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उन कुव्वतों को पता नहीं है कि वो खुद ब खुद बॉर्डर के अंदर जो उस टेररिज्म का पैदावार है, अजब दोहल क्या करता रहा है? अजीत दोहल वो इराक से उठा के दहशतगर्द तोड़े बोरे में बनाकर अफगानिस्तान के जरिए यहां पर बेचता रहा है। और बाकी रही इकोनॉमी की बात, वो एक्चुअली काशिफ साहब जो बांग्लादेश की इकोनॉमी बूस्ट की है ना, वो सोलो फ्लाइट, वो उनका एजेंडा था। पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि गुलभूषण हो, अजीत दोहल के दहशतगर्द हो, और उसके अलावा बेशुमार में एक बात बाकी अंदरूनी हमारे जो यहाँ के जो क्या क्या कहते हैं एजेंट बैठे हों, उसमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने लिए किया ये इंटरनेशनल एजेंडा। एक फैक्टर एजेंट मैं तो नहीं कहता किसी को, लेकिन हमारे जो बड़े नामवर लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग डिफेक्टो हुक्मरान भी हैं, ये जब अपने बच्चों को बाहर रखेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंटें बाहर रखेंगे, फिर लोकल जो लोग हैं स्पेशली ओवरसीज भी है, वो उनका ट्रस्ट लेवल जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये उन कुव्वतों को नजर नहीं आता कि ये जो पैसा हमें कर्जे की शक्ल में ये दिया जाता है, ये जाता कहां पे है? ये उनको जो आईएमएफ है, ये उसको नजर नहीं आता। उनके डिटेल्स जो आते हैं, तो बात तो ये है कि ये उनका एजेंडा है, ये उन्होंने जो पाले हुए हैं ना। अगर आप उनका पैसा हुक्मरान कोई भी हो खा जाते हैं तो उनकी ऑडिटर्स तो लेते वो आवाम से है, लेकिन उनके ऑडिटर्स की टीमें भी आती हैं। देखिए आती हैं, तो मैं ये कहता हूं कि उनकी आंखों में मिर्चें डली हुई हैं। बच्चा मेरा कर्जई है, यहाँ पर उनकी आंखों में मिर्चें डालते हैं, ये जेब में कुछ और डालते हैं। तो ये दोनों मिलजुल के करते हैं ना। मसला ये है कि पाकिस्तान को महफूज रखना है, अपने मफादात समेटने हैं, बैन अवी कुव्वतों का ये एजेंडा है। कब तक, आखिर कब तक हमारे प्रोग्राम से? सकलैन इमाम साहब, बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है, ये जो है मेरे ख्याल में वहां की जो हुकूमत है, ये उनको किसी और उनके जराइम की लिस्ट तो लंबी है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने 2024 में इलेक्शन का मैंडेट चुराया था, सबसे पहले पूरी दुनिया में उनके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क आया था, दुनिया चीखी थी, लेकिन फिर चुप कर गई। तो ये इंसानियत की पमाली पर जो है इसके ऊपर जोर दिया उनकी वजारत ने। तो आपका टेक इसके ऊपर? इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि खुद जो हसीना वाजिद जो थी, उन्होंने जब खुद आखिरी दिनों में, बल्कि पिछले 10 सालों में, एक नेशनल रिकंसिलिएशन के बजाय जो 1971 में जमात इस्लामी के जो लोग थे, या जिन्होंने जो पाकिस्तानी फौज के जो उनको फांसियां दी, उनको पुराने जुराइम की वजह से फांसियां दी। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आ गए हुए थे। तो उन्हें एक तरीका होता है सियासत करने का कि आप लोगों की मेमोरीज में उनके जुराइम रखते हैं, लेकिन उनको वाकई फांसियां ना दें। और ये जिसे नेल्सन मंडेला ने किया, और भी समझदार पॉलिटिशियन भी करते हैं। हसीना वाजिद जाहिर है एक अपना ट्रॉमा था कि उसके बाप, पूरे खानदान, उसकी माँ, उसके भाई और उसकी भाभियां, उनकी उसके भांजियां, भतीजे, जो आप देखें ना, जो 14 अगस्त 1976 को जो मैसेकर हुआ था, जी पूरी फैमिली का सब मार दिए थे, 2 बहनें बची थी बच्ची। हाँ, तो ये इसलिए बच गई थी, जर्मनी में थी, वाज नॉट इन, यस शी वाज अब्रॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच गई थी। तो एक उनका ट्रॉमा था। लेकिन पॉलिटिशियन को, जिस मैं इस मामले में बेनजीर भुट्टो की तारीफ करूंगा कि बेनजीर भुट्टो के बाप को फांसी दी गई और एक भाई फ्रांस में मर गया, और वो बहुत अरसे उन्होंने सफर किया, जेल रही सखर में, उनकी माँ ने भी सफर किया, पूरे खानदान ने बुरी तरह सफर किया था। खानदान की बहुत सारी जायदादें जब्त हुई, मुख्तलिफ में रहे लोग, लेकिन उन्होंने जब इक़्तिदार में आई तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज किए जिससे वो एक अच्छी हुकूमत चला सकती थी, जिसमें वो सबकी वज़ीर आज़म बनना चाह रही थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं। तो ये उनकी कोशिश अच्छी थी। वो अलग बात थी कि उनकी बदकिस्मती है कि उनके जो मुखालिफ एस्टैब्लिशमेंट में जो आर्मी ऑफिसर्स थे, वो किसी भी सूरत में उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उनको सिक्योरिटी रिस्क समझते थे। लेकिन स्टेटस बड़ा था ना जी उस खातून का। जी, मैं कहा बेनजीर भुट्टो का स्टेटस बड़ा था एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो जो फैमिली जिस तरह की मिली वो हाँ, मामला खराब हो गए बाद में। हाँ, बेनजीर भुट्टो का बहुत हाई स्टेटस था, लेकिन हसीना वाजिद में उतना अच्छा स्ट्रेंथ है। हालांकि उन्होंने, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनकी मतलब इस साउथ एशिया में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रही है और प्रोपोर्शनेटली हाईएस्ट ग्रोथ रही है, फिर प्रोपोर्शनेटली उनकी हाईएस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व रहे हैं। ये मोदी शुदी तो सब पीछे थे उनके। अच्छा, राजा साम सब पीछे रहे। ख्यानी हमारे साथ है, इनका ख्याल है कि ये जो उन्होंने लॉरेंस विन किए एक्सपोर्ट्स में या फिर अपनी नेशन बिल्डिंग में, इकोनॉमी में, ये भी एक रीजन है कि उनको एक तो सैक किया गया और एक फिर आज उनको सजाएं मिल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल ये वजह, ये मैं इससे इख्तलाफ की जरूरत करूंगा क्योंकि इस पर फौरी तौर पे हुकूमतें नहीं बदलती। अगर आप देखना चाहेंगे हुकूमत बदलने में फॉरेन कंट्रीज पे क्या रोल है, तो फिर वो जजायर थे जिसपे अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था या अपने मिलिट्री बेसिस बनाना चाह रहा था वहां पे, क्योंकि अब चीन से लड़ाई अमेरिका की एक टॉप प्रायोरिटी है। तो चीन की ही वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी अहमियत दी हुई है और चीन ही की वजह से वो बांग्लादेश में भी चेंज उन्होंने मैनेज की है। तो वहां पे ये बे ऑफ बंगाल में चिटागोंग के सामने करके दो जजायर है छोटे छोटे, जो जिनकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पे बैठ के वो बर्मा पर और थाईलैंड के पूरी चीन की जो एक्सपेंशन है, इन्फ्लुएंस इंडिया एरिया की इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते थे। और उन्होंने हसीना वाजिद को ऑफर भी की थी, हसीना वाजिद ने इनकार किया था और बाद में उन्होंने ये कहा कि मैंने इनकार किया था लिहाजा मेरी हुकूमत नहीं रहने दे रहे लोग। ये बात सामने आई थी। सिकरान मुश्ताक साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है, क्या खुदा ना खास्ता, ये मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस की, कि ये खुदा ना खास्ता ये जो जेन जी की बात हो रही है या फिर इस किस्म की जो इंसानी हकूक की पमाली पर सजाएं मिल रही हैं, ये कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान में तो नहीं आ सकता? ये काजी साहब ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। ये हमारे बराबर, एक तो जैन जी को ये चीज नहीं है, हम ये गलत तस्वर कर रहे हैं कि जैन जी को बहुत ही बुरी चीज है। ये आप ही के अपने नौजवान हैं, आप ही के बच्चे हैं, इनको सुनने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। और हसनाबाजी की जो सबसे इनके दुखों पर पहाड़ रखने की जरूरत है। नहीं, हसी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इन नौजवानों को सुनना ही पसंद नहीं किया, क्योंकि वो अपने ख्याल में समझती थी कि मेरा फादर बांग्ला बंधु था, फादर ऑफ द नेशन था, क्रिएटर ऑफ द नेशन था, लीडर ऑफ फ्रीडम था, क्यों उसके खिलाफ बात कर रहे? उसको सुनना चाहिए था। सिकरान साहब, जब ताकत का मस्त हाथी पर सवार होते हैं ये हुक्मरान, फिर इनको कुछ नजर नहीं आता है, सब कुछ भूल जाते हैं, नजर नहीं आता। तो वो देखो वो जानती ही नहीं थी। मैंने उसके कई बयानात देखे हैं उस दौरान भी, तो जेन जी के सारे जो देखिए डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इकोसिस्टम है, उसमें आपको लोगों से उसी तरह ही बात करनी पड़ेगी, जिसमें डील करना पड़ेगा, चाहते हैं। बिल्कुल उनकी बात सुननी पड़ेगी। मुझे एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी क्यों नहीं हो पा रही, ये तशवीश का बायस है। मुख्तसर सा जवाब चाहिए आपका। बहुत मुख्तसर जवाब मैं आपको दूंगा कि जब पाकिस्तान के अपने मुफादी जंगी नहीं तो लड़ी क्यों रहा है? ये पाकिस्तान लड़ रहा है बेग्राम एयरबेस अमेरिका के लिए। तो पहले भी आपने अमेरिका के लिए जंगे लड़ी, आपने 20 साल अपनी मुल्क के जो जाया के लोगों को कत्ल कराया, मारा पीटा है, पूरा निजाम बदल के रख दिया, तबाह करके रख दिया। एक 10 साल जियाउल हक ने लड़े थे, एक 10 साल मुशर्रफ ने लड़े थे, और भुट्टो साहब ने 2-3 साल लड़े थे। ये अब अमेरिका की लड़ी थी। तो ये अगर पाकिस्तान के मफाद में जंग है तो लड़े, ये पाकिस्तान के मफाद में जंग ही नहीं है। तालिबान आपसे बराह रास्त जंग नहीं लड़ना चाह रहे, आप तो एक लैंड लॉक कंट्री को थोड़ा सी दबाव डालें वो दब जाएगा, लेकिन जब आप जंग लड़ेंगे, हमले करेंगे काबुल पे 20 साल के दौरान, यानी 1980 से लेकर अब तक, ये इजराइल के दरमियान काबुल शहर पर ये अटैक नहीं हुए हैं जो पाकिस्तान की फौज ने अब किए हैं। राइट। तो जब आप इस किस्म की लड़ाइयां लड़ेंगे तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस। आपका मतलब है कि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। हमें दोस्ती रास्ते तलाश करने चाहिए, उनके तिजारती रास्ते खोल देने चाहिए। राइट। हमारा भी नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का जी, वो रास्ते जो बंद हुए हैं, हमारी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। इकबाल शाह साहब, ये जो पाक भारत जंग बंदी नहीं हो पा रही है, मेरे ख्याल में
इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। एक तो जाहिर है कि ये बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग नुक्ता नजर है सकलैन साहब का, सकलैन इमाम साहब का। ये कहते हैं कि ये जंग पराई जंग है, बग्राम एयरबेस की जंग है। और इसके अलावा आप कैसे देखते हैं कि ये जो हमारी इस वक्त ज़ाहिर इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, तो इसका हल क्या निकलेगा, कैसे होगा ये? क्योंकि चीन और अमेरिका हेड ऑन कोलिजन में दो मौजूद इकट्ठे ही ले लिए हैं, एक तो फॉरेन अफेयर के मतलब और एक फाइनेंस के मतलब। देखें, फॉरेन अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी ना जी। देखिए मुझे तो ये बांग्लादेश की जो चीज है वो देख के दिल डर जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा ही हो। क्योंकि बांग्लादेश ना जगहें हमारी कब सोए हुए हैं, सुकून में हैं। क्योंकि बांग्लादेश सोशल मीडिया के नौजवान है हमारे। बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा था, आपने कहा दुनिया मानती तरक्की कर रहा था। नहीं, वो तो दुनिया की अच्छी चीज उन्होंने की है। इसी तरह जब अवामी तायद के बरखिलाफ मुस्तकिल तौर पर हर सूरत हुकूमत करने के लिए आदमी जिद कर ले, जिस तरह सदाम हुसैन था, आपने देखा उस समय दुनिया को तबाह किस तरह किया गया। शाह ईरान का जमाना याद कर लें, ब्लू व्हाइट था, सदाम कौन था। इसलिए बांग्लादेश की जो मुझे अभी समझ लग रही है कि इसके ऊपर फोकस है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का। तो एक वो इतना बड़ा मुल्क है तो उसको कैसे हमने अंदरूनी तौर पर, और अभी थोड़ी देर पहले हसीना वाजिद के बेटे का इंटरव्यू आ रहा था बाहर से, वो कह रहा था कि हम इस पर तहरीक शुरू करने लगे। लेकिन ये फंडिंग पार्टी के ऊपर भी बैन लगा हुआ है, बेशक हो जाए, फंडिंग होगी। और आप देखा अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई इंट्रीगर किस्म के लोगों को ऐड करते हैं तो बांग्लादेश की जो तरक्की है वो आप देखें कि अंदरूनी तौर पर खलफशार हो तो वो। मेरी बात हुई कल बंगला, मैं आपको बता रहा हूँ, ढाका में उन्होंने कहा जी हालात बहुत खराब हो रहे हैं, आपने खुद ही आपने कहा। और दूसरा आते हैं इस तरफ कि आप देखें इंडिया की आपने जंग की बात की है कि उन्होंने अभी तक जो संदूर है उन्होंने कहा अभी बंद नहीं हुआ। और उसी तरह ही मुक्ति बानी की अभी कर दीजिए, अभी उन्होंने बात की मुक्ति बानी की उस जमाने की 71 की। तो अफगानिस्तान के रास्ते में जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब पाकिस्तान भी आइंदा अल्लाह ना करे इस किस्म के सिचुएशन से दो चार शायद होने जा रहा है। और इंडिया भी जो है बट साहब मुख्तसर साहब, ये जो जंगबंदी नहीं हो पा रही है, और एक इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी हम जब से पाकिस्तान बना है कम क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं डायलॉग होता हमारा? देखिए ये तो काशी भाई कोई छुपी बात नहीं है, बैन अवी कुव्वतों का ये एजेंडा है। तो हम क्यों मानते हैं वो मैं एक बात बताता हूँ। देखिए एशिया सबसे बड़ी एक तजारती मंडी है, 8 अरब दुनिया में, इसको 5 अरब के करीब जो है यहाँ पर आबादी है। और अफगानिस्तान चौक है जो कि मिडिल ईस्ट का भी है, साउथ एशिया का भी है, और हर कोई वहां पर आकर अपनी मार्केट को जमाने के लिए अपने जितने भी उसके पास वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, उसको वो इस्तेमाल करता है। हमने तो चौक में ना हमने तो रेड लाइट नहीं लगाई, हमने तो वहां पे बैरियर खड़े कर दिए हैं। नहीं, एक्चुअली जो मैं उसकी जो बैकग्राउंड में आपके बहस के स्टूडेंट वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाइयों का जो एजेंडा है ये बैन अल-अक़वामी है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, क्वेश्चन मैं आप ऐड कर रहा हूं उसमें कि अगर वो बैन अल-अक़वामी एजेंडा है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पहले कहता है हमने पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिराए, फिर कहता है 7, फिर कहता है 8 गिराए, अभी लास्ट उसने कहा, पता नहीं किस मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो, लेकिन इंडिया कहता है कि इसने सुलह नहीं कराई, हम क्यों मान लेते हैं? तो दफाई माहदा तो उसके साथ दोबारा से किया, अभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं किया है, आपसे क्यों नहीं किया? हाथी के दांत दिखाने के और खाने का, और ये तो ना देख पाए, समझ ना पाए। फिर बादशाह हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, हम नहीं समझ पा रहे क्या हमारी पॉलिसी नाकाम से मुराद हमारी होगी तो नाकाम होगी ना। बात तो ये है साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी होनी चाहिए। मैं हमें देयर इज नो अदर वे, जंग तो उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 4 करोड़ कुछ लोग उधर हैं और सॉरी 4 करोड़ 80 लाख उधर हैं, रिश्तेदारी जो उनकी, तो ये कैसे? वैसे भी हमारी इकोनॉमी भी इस वक्त बैडली डैमेज हुई है इस ब्लॉकेज की वजह से। आपका टेक इसके ऊपर? सर देखिए कि अभी जो रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर हुआ है, राइट, जिसमें 12 लोग जो उनसे हैं वो दे गॉट किल्ड एंड 28 गॉट वुंडेड। अब इन दिस सिचुएशन इस्तांबुल के अंदर 4 डेज का जो एक डिस्कशन हुई और कोशिश की गई हमारी तरफ से, 4 ऑफिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं जी,
डायलॉग्स जो हो Exactly, चुके हैं इनके dialogues. साथ ऑफिशियल। ऑफिशियल हुए हैं, और उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का भी यही स्टांस रहा है कि हमने तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, और अताउल अतार साहब ने भी इसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि दे हैव दीज डायलॉग्स आर फेल्ड ड्यू टू देयर इंटेंशन। और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है और वहां से इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है कि ये हमारी तरफ से किया गया है। नहीं किया, उन्होंने किया, यस सर, ये उनकी बादशाह तरफ से से किया, उन्होंने अफगान तालिबान की तरफ से अच्छा, सर, अफगान था। वहीं से ये चीज राइट। राउट हुई। और अनफॉर्चुनेटली मुज़ाकरात में के जो गारंटर बनते हैं तो तुर्किया है और कतर है। मिस्र भी आया था। मुझे मिस्र भी लगा लें। वजह यह है कि जब सदर ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बात करवा सकता है या करने की कोशिश करता है या कहता है जब मैंने जंग बंद करवाई, तो अभी जब तक वो नहीं चाहेगा हम यही कौन शाह साहब, यही है? बात है। अच्छा, ये बात शाह साहब यही सिकरार कहते हैं। इमाम साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये जंग किसी और की है, हम किसी और की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, सिकरार इमाम साहब I would humbly बगराम एयरबेस की जंग लड़ humbly रहे and हैं। very respectfully disagree on this point. In my opinion, जिस तरह शाह साहब ने बड़ा important point यहाँ रेस किया कि because अमेरिका इसमें क्यों नहीं आ रहा, because अमेरिका is on the other side. This is my in my opinion. ठीक बात की आप। Because अगर उतरेगा तो बगराम उन्हीं के पास है, और वो they are saying कि पाकिस्तान उसकी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है। नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान को तो फायदा बॉम्ब नहीं है। ब्लास्ट देखे, पाकिस्तान कोई अपने लोगों को क्यों इस तरह से। अच्छा, इसमें जाहिर है कि अफसोसनाक बात है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है, नून लीग की वहां पे गवर्नमेंट है, पंजाब में भी आपकी है, और इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हो गया, और आपने तो वहां पे एक एसएचओ तक भी जो सस्पेंड नहीं किया, सर, ये आपने आईजी को चेंज नहीं किया, ये ज्यादती नहीं है? मुझे बताइए। सर देखें, डेफिनेटली सिंबॉलिक ही कर देते। सर सिंबॉलिक जो सी है ना, हमने ज्यादा सोच समझा ये कि जो जिनकी डेथ हुई है उनके पास फौरी तौर पे पहुंचा जाए, वो ठीक है, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनके साथ गवर्नमेंट का ताज़ियत बनता है की उनके जाए, साथ खड़ा होना। और किसी की नौकरी खत्म कर देना, और जजा सजा तो नहीं चाहिए। सजा जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है उनके साथ हम डायलॉग नहीं कर रहे हैं। दिस इज नहीं, नेग्लिजेंस तो आपके सिविलियन जो लॉ इन्फोर्सिंग पुलिस और आईबी जो है उनकी नेग्लिजेंस तो है ना जी। सर नेग्लिजेंस, देयर इज डेफिनेटली नेग्लिजेंस, और उसके अंदर नॉट इन माय ओपिनियन कि मेरी नॉलेज में नहीं है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई बैकग्राउंड में कोई राइट। टाइम बिल्कुल मेरे पास थोड़ा सा रह गया। लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन वजीर खजाना साहब का स्किप कर रहा हूँ, बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान IMF की हिदायत पर चल रहा है, पाकिस्तान सैलाब ज़दा और गुर्बत का शिकार मुल्क है, ये हमारे वजीर खजाना साहब कह रहे हैं। सिकरार इमाम साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अली जफर साहब ने कहा है, सेनेटर ने, कि 27वें आईनी तरमीम की इमारत मैंडेट की चोरी पर खड़ी है, और झूठ और चोरी पर खड़ी इमारत जो है जल्द गिर जाया करती है। हम प्रोटेस्ट इसके खिलाफ भरपूर करेंगे, और वो मतलब ऐसी असम्बलियों में बैठने का उन्होंने, आज मैंने उनकी जुबान से फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसे वानों में बैठने का फायदा कोई नहीं है, वी विल फाइट। और साथ में ये भी एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अवाम के हसूल इंसाफ पर क्या फर्क पड़ेगा, या कितना असर होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? आपका टेक प्लीज, मुख्तसर। दरिया को कूजे में बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल मुख्तसर अर्ज करूंगा। ऐसा देखिए, एक आम आदमी के लिए इंसाफ की जो हालत है वो वैसे ही रहेगी या उससे ज्यादा कुछ बदतर हो जाएगी। राइट। लेकिन ऐसे तमाम मामला जहां पे रियासत से टकराना पड़ता है या रियासत आपकी मुखालिफ होती है, आपकी इंसानी हकूक का करते हैं या जमहूरी हकूक के लिए करते हैं, तो वहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जो है, अब ये बेबस हो गई हुई है। और न सिर्फ ये आईनी तौर पर इदारे के तौर पर बेबस हो गई, बल्कि अब इनमें ऐसे जजेस लाए जाएंगे या लाए जा रहे हैं और आइंदा भी लाए जाएंगे कि जो एग्जीक्यूटिव चुनेगी और लगा देगी, और उन सब जजों के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी ट्रांसफर की या सस्पेंशन की या नौकरी से बर्खास्तगी की। तो जो एक आदमी अपनी जॉब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता आईनी तौर पर, वो दूसरों को क्या इंसाफ देगा? राइट। जहां तक आप दूसरा हिस्सा है जो PTI के जो रहनुमा ने जो बात की है, अली जफर साहब, ये एक उन्होंने अच्छी बात की है अली जफर साहब ने, और वो अच्छे बयान भी देते हैं। लेकिन मेरा एक पहले विषय किसी प्रोग्राम में किया था कि PTI एक बहुत पॉपुलर जमात है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें जो स्ट्रेटेजी है इसकी बहुत कमी है। डायरेक्ट टकराते हैं, डायरेक्ट, यानी एक होता है कि आपको सिचुएशन आती है जिसको हमारे नवाब नसरुल्लाह कहते थे
कि अवामी राय को साजगार बनाना, हालात पैदा करना और फिर तहरीक चलाना। तो ये लोग हालात तैयार किए बगैर, राय साजी किए बगैर, जहन बनाए बगैर एकदम से टकरा जाते हैं, जिसमें लोग तो आ जाते हैं। आप मेरे ख्याल काफी अरसे से पाकिस्तान में नहीं आया, इनो जो बाहर निकलता है उसको मार बड़ी पड़ती है इधर पीटीआई वालों को। नहीं, बिल्कुल ये बहुत मारते हैं उनको। सोच के चलना होगा ना। देखिए, क्या पीपल्स पार्टी के जमाने में मार नहीं पड़ी लोगों को? बड़ी पड़ी पीपल्स पार्टी का पहला बड़ा जुलूस जो निकला था, दो बड़े जुलूस निकले जियाउल हक के जमाने में। पीपल्स पार्टी के दो बड़े जुलूस निकले थे। एक वो निकला था जब भुट्टो को रिहाई मिली थी 1977 में, सितंबर के महीने, सितंबर या अक्टूबर। नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर से फिर पकड़ लिया गया था मुल्तान से। जी बिल्कुल ठीक। तो वो बाद में पकड़ा गया था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो एक पहली वो बहुत बड़ा जुलूस था। और उसके बाद दूसरा बड़ा जुलूस जो था पीपल्स पार्टी का, वो 1986 में जाके निकला था, जब 10 अप्रैल 1986। बिल्कुल ठीक जी। बट साहब, मैं व्हाट्सएप का टेक ले लूँ जी, टाइम आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट साहब, ये जो अली जफर साहब ने बयान दिया है, ये 27वीं आईनी तरमीम क्या लंबा चलेगी? क्योंकि हमने माजी में देखा कि डिक्टेटर्स की जो अमेंडमेंट्स आती थी, चाहे वो ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम हो, फिर मुशर्रफ साहब की आई, तो वो जब गवर्नमेंट गई तो उसके साथ ही हवा का झोंका। देखिए, अभी तो 28 भी आने वाली है। अच्छा, उसमें क्या होगा? सारे एनएफसी वगैरह खत्म। यकीनन अगला जो एक साहब कह रहे थे कि सिंध के 3 सूबे बनने, फिर पंजाब के तो 10 बनेंगे जी। एक्चुअली इस तरमीम से मैं ये समझ रहा हूं, जैसे आप बताते हैं कि इनजस्टिस होगा अवाम में, अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 लाइन आंसर जी प्लीज, टाइम खत्म हो गया। सर, आई बिलीव के 27th अमेंडमेंट और आगे अमेंडमेंट्स जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर, ये आना, इससे चेंज ही आती है डेफिनेटली, और कोई पॉजिटिव चेंज ही आएगी इंशाल्लाह। आइंदा आमिर महमूद के ऊपर नजर रखें और मोहसिन नकवी पर, से मुल्क में चेंज आ रही है। किस पे जी? आमिर महमूद पर नजर रखें। अच्छा। और मोहसिन नकवी पर नई चेंज आ रही है। राइट, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको पूरा पसंद आया होगा। हमने जो आज के इश्यूज थे इनके ऊपर बात की। कोशिश ये होती है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए कुछ इसमें नॉलेज हो, और जो होने वाला है वो तो खैर जरा अल्लाह जानता है या फिर ये हुक्मरान जानते हैं, लेकिन हमारी ऑनेस्ट जो ओपिनियन होती है, डिफरेंट थॉट्स हम इकट्ठे करते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में, कि उनकी डिफरेंट ओपिनियंस है। अब उससे एग्री डिसएग्री करना आपका काम है, आपका फीडबैक चाहिए होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।